एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुलवीर कौर। आज डिस्कस कर लेते हैं हम कुछ क्वेश्चन अपने एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम्स के लिए। और ये आज हमारा सेट 3 है, डे 3 है फॉर द एमसीक्यूज प्रैक्टिस। और आगे इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए आइए देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेविटी दाई सोल इज़ ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये किस उसका है आंसर? ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है, आई नो, ठीक है। ये हैमलेट का है, लेकिन इसके साथ साथ हम इसके जो भी मेजर पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते चलेंगे, सो दैट आपके फैक्ट्स बिल्कुल तैयार रहें, बिल्कुल रेडी रहें आप फैक्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये डायलॉग है हैमलेट का, हैमलेट प्ले का। और बोला किसके द्वारा गया है? ये बोला गया है पोलोनियस के द्वारा। किस सीन में, किस एक्ट और किस सीन में? तो एक्ट 2 सीन 2 में। शेक्सपियर का हैमलेट ये पब्लिश कब हुआ था? 1601 में। इसके अलावा आपका दूसरे जो भी प्लेज हैं उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे द टेम्पेस्ट कैसा प्ले है? एक ट्रेजी कॉमेडी है ये। शेक्सपियर के लास्ट प्लेज में से लास्ट कंप्लीट प्ले माना जाता है इसको। 1611 में इसका क्या हुआ था? इसको लिखा गया था, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मैकबेथ और किंग लियर, दोनों ही क्या है? शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, बल्कि हैमलेट भी है। और इसके साथ साथ ओथेलो, शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से आती है हैमलेट, मैकबेथ एंड किंग लियर, ठीक है। मैकबेथ जिसमें से लिखी गई थी आपकी 1606 में, और किंग लियर को भी 1605 और 1606 में ही लिखा गया था। होप सो आपको ये फैक्ट्स याद होंगे। और ये सारे प्ले जो है शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखिए। इनका पब्लिश डेट, इनका पब्लिश तो खैर सभी 1623 में ही हुए थे। 1623 में ये कब पब्लिश हुए थे? किस में पब्लिश हुए थे? तो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे, सिवाय एक प्ले के। उस प्ले का नाम अगर आपको मालूम हो तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन सा ऐसा प्ले था जो शेक्सपियर का प्ले था लेकिन वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था, ओके। चलिए आ देते हैं, देख लेते हैं हम द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ग्रामर भी हमको तैयार करते चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ज़्यादा मेजर पोर्शन आया है आपका ग्रामर से, तो हम ग्रामर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इजी से टॉपिक हैं, कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग हर टॉपिक से करते चलेंगे, तो होप सो हमारा जल्दी कवर हो जाएगा। और रूल्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहें, है ना। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया है किसका? शी सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच, शी सेड आई कैन स्पीक फ्रेंच। तो इसमें आपको पता ही है कैन है हमारा, तो सबसे पहले आप इसी को देख लिया करिए कि अंदर क्या चेंज होने वाला है ना। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा क्या चेंज होने वाला है? जो चेंज होने वाला अगर वो सही है तो इसका मतलब सही है। तो कैन तो हो नहीं सकता, कैन में नहीं हो सकता है। विल का विल, कैन का विल में भी नहीं हो सकता है। शी में भी नहीं हो सकता है। हमें पता है कुड हो सकता है। तो सीधे आंसर हमें मिल जाएगा। हमारा आंसर क्या है? 1, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो हमें ये आगे की चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि जब रिपोर्टिव वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टेड वर्ब जो है एक स्टेप पीछे वाले टेंस में जाता है, और अगर कैन है तो उसका कुड हो जाता है, और दैट तो लगता है ना। अच्छा, आ जाते हैं अगला है द गुड मॉरो इज़ अ पोएम बाय। द गुड मॉरो एक पोएम है, किसकी है? तो ये गुड मॉरो पोएम है जॉन डन की। अच्छा, जॉन डन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम्स के हिसाब से, क्योंकि एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम में जॉन डन की कैनोनाइजेशन भी है, और जॉन डन का पूछा भी जाता है ना, क्योंकि ये जैकोबियन एज के मेटाफिजिकल पोएट्स में से एक है। किस एज से बिलोंग करते हैं ये? तो मेटाफिजिकल पोएट हैं ये, जैकोबियन एज के, ठीक है। इनको जाना ही जाता है इनके कंसीट्स के यूज़ के लिए, ठीक है। कंसीट आपका क्या है? कंसीट है आपका एक्सटेंडेड मेटाफर, जो हम बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअल टाइप के एनालिसिस करते हैं, स्पिरिचुअल एनालिसिस करते हैं, उस पर जाना जाता है। इसके जो और ज़्यादा वर्क हैं गुड मॉरो के अलावा हैं इनके द फ्ली और अ वैलेडिक्शन और द कैनोनाइजेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। इसके अलावा जॉन डन की इस पोएम को देख लेते हैं, गुड मॉरो ये आपकी लिखी गई थी 3 स्टैंजाज में लिखी गई थी, 7 लाइन्स पर स्टैंजा थे इसमें, और इसकी राइमिंग स्कीम जो थी वो AB और ट्रिपल C थी। AB ट्रिपल C। और ये किस कलेक्शन में पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी आपकी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में। और
इसको लिखा गया था, ठीक है, ये पब्लिश हुई थी, ये आपकी 1595 में लिखी गई थी, दिखाई जा रहा है यहाँ पे। और ये पब्लिश हुई थी पॉस्टमसली, मतलब कि जॉन डन की डेथ के बाद। किस कलेक्शन में इनके, तो सॉन्ग्स एंड सॉनेट नाम के कलेक्शन में 1633 में ये पब्लिश हुई थी। ओके, होप सो इतनी जानकारी आपके लिए बहुत होगी। और आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम किस इसका, मेक, टू मेक बोथ एंड मेड। हम धीरे धीरे अपना ग्रामर पार्ट, वोकैब पार्ट भी इसमें कवर करते चल रहे हैं, सो दैट हमें ऐसा ना लगे कि सिर्फ लिटरेचर पार्ट तो कवर होता चला जा रहा है, जबकि हम देख रहे हैं कि कट ऑफ जो है, कट ऑफ केवल लिटरेचर पार्ट से आप मतलब लिटरेचर पार्ट एक तो इतना वाइड है ना, और ग्रामर के नंबर, अगर आपको ग्रामर क्लियर है, वोकैब क्लियर है, तो आपके सॉलिड मार्क्स बनते हैं, तो उनको हम लोग बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, है ना। तो इसको हम लोग करते चलेंगे। टू मेक बोथ एंड्स मीट, टू मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब क्या है, टू लिव विद इन वंस इनकम। तो जो इनकम है उसी में रहना, उसी में सेविंग करना, उसी में ठीक से रहना, यही आपका क्या है, टू मेक बोथ एंड मीट। ठीक है, अपने इनकम और एक्सपेंस के बैलेंस को बना करके रखना, यही है क्या, टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यूलिसिस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ये क्या है, एक पोयम है जो कि लिखी गई थी कब, ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया था। कब लिखा गया था, तो ये लिखा गया था 1833 में लिखा गया था। 1833 में किसकी डेथ पे लिखा गया था, तो आर्थर हैलम की डेथ पे लिखा गया था ये। टेनिसन के फ्रेंड थे। सेटिंग इसकी कहाँ थी, तो सेटिंग थी इसकी इथाका में। सेटिंग इसकी कहाँ थी, तो सेटिंग थी इसकी इथाका में। और ये पब्लिश कब हुआ था, यही पूछा गया हमसे, पब्लिश कब हुआ था, तो पब्लिश हुआ था ये 1842 में। ठीक है, अच्छा, इसमें आंसर जो है आपका 1833 दिया है, जबकि इसमें कुछ प्रिंट मिस्टेक है। आंसर इसका 33 ना होकर के आंसर इसका क्या है, 1842 है। हमें ये ध्यान रखना है कि इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है, 1842 है, जबकि इसका लिखने का ईयर क्या है, 1833 है। इन्होंने लिखा था अपने फ्रेंड हेलम की डेथ के लिए, जो कि सिंबलाइज करता है, क्या सिंबलाइज करता है, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड परसिवरेंस। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म। एक्टिव पैसिव वॉइस भी हमारे उसमें आए हुए हैं एलटी ग्रेड के, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि आपके एक्टिव पैसिव वॉइस भी अच्छा खासा कंटेंट उसका आया हुआ है। तो आसान से रूल होते हैं इनके, आप कहेंगे तो किसी दिन आपको वो रूल डिटेल में और अच्छे से समझा भी दूंगी। और अगर नहीं, अगर आप, और होप सो आपको आते ही होंगे ये रूल्स, और अगर नहीं आते हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो मैं इन पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगी, हाउ टू चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस एंड हाउ टू चेन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, तो दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन से क्या चेंज होना है ना। तो हैव है, तो हैव किस में बदल जाता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये है द प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट के हिसाब से हमारा ये क्या है, हैव को हैज़ बीन में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ ये हो नहीं सकता, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड होना चाहिए। तो द प्रोडक्ट हैज़ बीन केवल यहीं पे मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या सही है, आंसर हमारा बी सही है। हाँ, आंसर बी सही है हमारा। तो देख लेते हैं क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव हैज़ हैव होता है, तो हैज़ हैव के साथ इसका बीन लग जाता है और पास्ट पार्टिसिपल लग जाता है, तो हमने बीन ऐड कर दिया है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑफ कोर्स हमें पता है ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है, आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है, आशावादी। तो होपफुल हो नहीं सकता है, एंटोनिम पूछ रहा है हमसे, है ना, एंटोनिम पूछ रहा है हमसे, तो होपफुल हो नहीं सकता, जॉयफुल हो नहीं सकता, चेयरफुल हो नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, आंसर पेसिमिस्टिक। बहुत ही आसान सा था, आगे धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते चलेंगे ताकि हम टफ से टफ क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रिपेयर हैं। नेक्स्ट है हमारा द डचेस ऑफ माल्फी। द डचेस ऑफ माल्फी एक प्ले है, रिटन बाय जॉन वेबस्टर, रिटन बाय जॉन वेबस्टर। आइए जान लेते हैं इस प्ले के बारे में थोड़ा सा। तो ये लिखा कब गया था, तो लिखा गया था 1612 1613 में लिखा गया था। पब्लिश कब हुआ था, ये पब्लिश हुआ था ये हमारा 1623 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था, 1623 में पब्लिश हुआ था। अच्छा, इसकी जो सेटिंग होती है वो सेटिंग कहाँ की होती है, द इटालियन कोर्ट ऑफ माल्फी में, द इटालियन कोर्ट ऑफ माल्फी में। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। ये एक जैकोबियन ट्रेजेडी है, लिखी रिटन बाय जॉन वेबस्टर। ओके,
नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम पूछा गया है हमारा, सिनोनिम पूछा गया है इलोक्वेंट का। इलोक्वेंट अपने आप में ही ये इलो जो है आपका, ये आपको लॉक जो बताता है, ये आपको बताता है क्या, बोलने की हैबिट को, है ना। रूट वर्ड अगर आपको पता हो, अगर रूट वर्ड नहीं पता हो तो रूट वर्ड के हिसाब से हम लोग वो कैब याद भी कर सकते हैं धीरे धीरे। लोक जो आपका वो होता है, रूट वर्ड होता है, ये बोलने की उसको बताता है ना। तो साइलेंट हो ही नहीं सकता, लेजी हो ही नहीं सकता, हार्श हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है फ्लुएंट। फ्लुएंट हमारा क्या है, इसका आंसर है। ओके, तो सिनोनिम इसके और भी दिए हुए हैं यहाँ पे, आर्टिकुलेट दिया हुआ है, फ्लुएंट दिया है, एक्सप्रेसिव दिया है, किसका, इलोक्वेंट का। ओके ठीक है, जो बहुत बोलता हो। अब आ जाते हैं द गाइड पे। द गाइड बाय आर के नारायण, है ना। आर के नारायण का जो वर्क है, ये आर के नारायण के सारे वर्क जाने जाते हैं इनके मालगुडी वर्क के लिए, है ना। इन्होंने एक फिक्शनल विलेज बनाया था जिसका नाम था मालगुडी, और मालगुडी की कहानियों के लिए जाने जाते हैं आर के नारायण। और इनका जो ये द गाइड वर्क था बहुत ही फेमस वर्क है, जिस पर एक बॉलीवुड मूवी बनी है, जो कि पब्लिश हुआ था 1958 में। 1958 में पब्लिश हुआ था। ये दिखाता है कि टिपिकल इंडियन लाइफ, और उसके बाद जो है ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से होता है। कहानी है इसमें राजू और रोजी की। राजू जो पहले एक गाइड होता है और आगे चल कर के वो एक संत के रूप में फेमस हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफ चेंजेस, है ना। डिटेल में इसको हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे, या आप लोग इसको पढ़िएगा। डिटेल में अगर हम डिस्कस करने बैठेंगे तो हम सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। हम MCQs के थ्रू फैक्ट्स को रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने MCQs के थ्रू, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्स रिवीजन करें, सो दैट आपका क्वालिफाई हो जाए। फिर उसके बाद मेंस के लिए तो हम लोग हर चीज़ हम लोग को डिटेल में पढ़नी है, डिटेल में आपको अभी भी पढ़नी है, लेकिन वो पार्ट आप लोग खुद कवर करें, मैं MCQs करा रही हूँ। ओके फाइन, चलिए आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच, द मून स्माइल्ड एट द स्टार। यहाँ मून कभी स्माइल कर सकता है क्या? स्माइल तो कोई पर्सन ही करता है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाने वाला है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। मून स्माइल्ड एट द स्टार, ह्यूमन क्वालिटी है स्माइलिंग, तो ये आपकी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट जो कि मून को दी गई है, जब कोई ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट को दी जाती है तो वो क्या हो जाता है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं द स्कारलेट लेटर पे। द स्कारलेट लेटर लिखा किसके द्वारा गया है, तो पूछा गया है ये नथानियल हॉथॉर्न के द्वारा। नथानियल हॉथॉर्न कौन थे, तो एक अमेरिकन राइटर थे, है ना, अमेरिकन राइटर थे। और इस प्ले को मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, द स्कारलेट लेटर को। कहानी है ये हेस्टर प्राइन की। हेस्टर प्राइन जिसको एक जिसके थ्रू हो गया और उसको उसकी सज़ा मिली है, पनिशमेंट मिली है, उसको एडल्ट्री का साइन ए, स्कारलेट लेटर ए पहनना पड़ता है अपने चेस्ट पे, और जीवन भर वो उसको फॉलो करती है और उस पनिशमेंट को जीती है। उसकी कहानी को देखिएगा आप, बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया गया है ये वर्क, आप इसकी लॉन्ग वीडियोस में आकर के देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ये भी कई बार आता है, UPTGT में आता है, ये तो एग्जामिनर्स का फेवरेट होता है ना। UPTGT में आता है, UPPGT में आता है, DSSB में ये आ चुके हैं, और यहाँ पे भी LT में भी ऑफकोर्स पूछे जाते हैं। तो एकोमोडेट में हमको ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ डबल बार आती है, जो चीज़ डिफरेंट है ना वो हमको ध्यान पे रखनी है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि एकोमोडेट में डबल C होता है और डबल M होता है। यहाँ पे नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पे सिंगल C है, डबल M है, तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है, आंसर हमारा क्या है, एकोमोडेट। ओके, एकोमोडेट, इनको आप डिवाइड करके भी याद कर सकते हैं अच्छे से। तो एकमोडेट करके आप याद कर सकते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें डबल C होता है और डबल M होता है। ओके फाइन, नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द टेम्पेस्ट के ऊपर अभी ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था। टेम्पेस्ट कैसा प्ले है? टेम्पेस्ट लास्ट कंप्लीट प्ले है शेक्सपियर का, है ना, और ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है, हमें पता ही है। और ट्रेजिक कॉमेडी है, और कब पब्लिश हुआ था ये, 1611 में। लास्ट कंप्लीट प्ले है ये इनका, ठीक है। और कौन सा इनकम्प्लीट प्ले है, तो सिम्बलिन है ना। और देखिए, और द टेम्पेस्ट
की जो भी चीज़ें हैं सिम्बलाइज करता है ये किसको, फॉरगिवनेस को, विजडम को, और शेक्सपियर के फेयरवेल टू द स्टेज। शेक्सपियर ने लास्ट में इसमें अपना एपिग्राफ रखा था जिससे ये पता चलता था कि इन्होंने मतलब क्या कर दिया है, प्ले अब से बंद कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा ही इज़ इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। हमें पता है किसी भी चीज़ में जब हम इंटरेस्ट शो करते हैं, इंटरेस्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रीपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं। होप सो पेपर आपको ईजी लगा होगा, ये MCQs आपको ईजी लगे होंगे, आपने इसको अच्छे से सॉल्व किया होगा और अच्छे से स्कोर भी किया होगा, क्योंकि पेपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं रखे थे मैंने, क्वेश्चन अभी इजी टाइप के ही ले रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल धीरे धीरे और बढ़ाते चलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन के टाइप जो होंगे मॉडरेट पे होते चलेंगे। और कितना आपका स्कोर आया ज़रूर लिखे कमेंट बॉक्स पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपने प्रैक्टिस को, हालांकि आप और भी जगह से प्रैक्टिस कर रहे होंगे लेकिन प्रैक्टिस जितनी की जाए उतना ही कम है, और आप क्वेश्चन को जगह जगह से डिफरेंट चैनल से आप प्रैक्टिस करें सो दैट आप हर तरीके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर चुके हों, है ना। और होप सो आपको ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करें। थैंक यू एवरीवन।